सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10 का साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और साथ ही में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या है? ये इंटरेक्शंस हैं। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है। केमिकल रिएक्शंस एक इंटरेक्शन है किसका? टू या टू से ज्यादा केमिकल्स का, दो केमिकल्स या उनसे ज्यादा केमिकल्स के बीच का एक इंटरेक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन। और इसमें होता क्या है? तो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। और यहाँ पे अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल एक मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल कॉमन लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत बार इसके बारे में पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो केमिकल्स हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हो गया? वाटर फॉर्म हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? अ वे, ठीक है, एक तरीका है या इसको कह सकते हैं अ मैथमेटिकल वे। A mathematical way of writing chemical reactions। एक मैथमेटिकल तरीका है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में इक्वेशंस पढ़े होंगे, बीच में इक्वल टू का साइन होता है ना। बीच में मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में जब हम एक इक्वल टू का साइन दे देते हैं तो उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है केमिकल इक्वेशंस में। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे जिन सब्सटेंस से नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, हम लोगों का लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट साइड में लिखते हैं और इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जिनसे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जिन केमिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बीच में देखिए ये एरो, जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन के बीच में इक्वल टू का साइन होता है, वैसे यहाँ पे ये एरो हेड होता है। ठीक है, ये एरो हेड क्या बताता है? ये सेपरेट करता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को। जैसे मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन लिखते हैं x + 2 = 5, तो ये इक्वल टू क्या करता है? LHS और RHS को सेपरेट करता है। बिल्कुल वैसा है यहाँ पे कि ये एरो हेड क्या कर रहा है? रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट यानी कि जो नया सब्सटेंस वहां फॉर्म हुआ। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में क्या बात किया कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं और वो राइट हैंड साइड में उसको हम लोग लिखते हैं। इसके बाद रिएक्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस साइन का यूज करते हैं, बीच में प्लस साइन होता है। ठीक है, वैसे अगर प्रोडक्ट भी दो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक ही प्रोडक्ट होगा, हो सकता है 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स हों, तो 2, 3 प्रोडक्ट्स होंगे तो क्या होगा? फिर हम प्लस देके ही दूसरा प्रोडक्ट वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो एरो हेड है, इसका एक और काम होता है, ये डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मतलब जिस तरफ इसका एरो है उस तरफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और उसके ऑपोजिट साइड रिएक्टेंट होगा। तो एरो एक ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का भी एरो आपको देखने मिल सकता है केमिस्ट्री में। तो उस एरो का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंटरचेंजेबल। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, उन प्रोडक्ट से दोबारा हम रिएक्टेंट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एरो ये दिखाता है। इसलिए देखिए, मतलब इधर भी एरो है और इधर भी एरो है, मतलब रिएक्शन बोथ वेज में कैरी आउट हो सकता है, दोनों तरह, दोनों रास्तों में, है ना, दोनों डायरेक्शंस में। तो वही बता रहा है ये एरो हेड, क्या बता रहा है हमको? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। और एक चीज है,
अगर हमको किसी केमिकल रिएक्शन में कंडीशन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इतना टेम्परेचर पे ये केमिकल रिएक्शन होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये केमिकल रिएक्शन होगा, या इस केमिकल रिएक्शन में हमने हीट किया है, ठीक है, इसमें हमने प्रेशर दिया है, तो वो जो भी कंडीशंस होंगे, या इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कर दी है, या कोई कैटलिस्ट यूज किया है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। उनका यही काम है, वो केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं, फास्ट कर देते हैं, तो उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो उन सारे जो आपके कंडीशंस हैं उनको हम ये एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे हीट एनर्जी अगर है इन्वॉल्व है तो हम एरो हेड देंगे और वहां पे हीट लिख देंगे, या आप इसकी जगह पे एक ट्राइंगल का सिंबल भी बना सकते हैं, उसका मतलब भी हीट ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वहां पे टेम्परेचर इन्वॉल्व है कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां लिख देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। कोई प्रेशर है, मान लीजिए कि आपने 3 बार का प्रेशर लगाया है, तो यहाँ 3 बार लिख देंगे डायरेक्टली, तो वो हो जाएगा। या कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, जैसे निकल कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, तो सिर्फ वहां पे Ni लिख देंगे, उसका मतलब वो निकल कैटलिस्ट वहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इक्वेशन में और भी चीजें हैं। इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये एक मतलब कि पहले तो आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। क्यों हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं? हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर क्यों केमिकल इक्वेशंस की तरह हम लोग इस तरह क्यों लिख रहे हैं? इसका रीजन समझिए। इसका रीजन ये है कि ये सबसे पहले तो लेस टाइम लेता है और लेस स्पेस, है ना। केमिस्ट्री में इतने सारे केमिकल्स हैं, अगर आप उनके केमिकल रिएक्शन को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखने जाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा लिखते समय। तो ये लेस टाइम एंड लेस स्पेस में फिट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा कि जितना इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है उतना इंफॉर्मेशन हम लेस टाइम लेस स्पेस में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हम यहाँ पे हीट जो कंडीशन अप्लाइड है, हीट, प्रेशर, कैटलिस्ट, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी है उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन जो है वो गैस है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उस रिएक्शन को इंफॉर्मेशन, उस रिएक्शन के सारे इंफॉर्मेशन को हम शो कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्पेस में। इसलिए देखिए ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में कुछ नहीं पता लग रहा है, स्टेटमेंट में सिर्फ बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। पर जब केमिकल इक्वेशन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में है ना। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाइड होता तो वो कंडीशन हम यहाँ डाल देते तो हमको पता लगता है अच्छा ये चीज हमको यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा। तो यही रीजन है कि केमिकल इक्वेशंस आर मोर सिग्निफिकेंट देन दीज लाइन इक्वेशंस या स्टेटमेंट इक्वेशंस। स्टेटमेंट इक्वेशंस से ज्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे केमिकल इक्वेशंस। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इक्वेशंस को बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग एन इक्वेशन या बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मीनिंग जानना जरूरी है। क्या है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या मीनिंग है इसका कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। किसी भी एक मॉलिक्यूल में या किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी एक कंपाउंड का नंबर ऑफ एटम्स जो है, जो रिएक्टेंट्स में, जितना रिएक्टेंट्स में एटम्स है उतना ही आपको प्रोडक्ट्स में करना होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना यही है। क्या है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हो जाएं प्रोडक्ट में, उसी कंपाउंड के या उसी एलिमेंट के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्यों करते हैं हम बैलेंस, है ना, ये भी होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं बैलेंस? क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स during a chemical reaction या in a chemical reaction the mass of reactants is equals to the mass of product, या दूसरे तरह से इसको बोल सकते हैं कि mass can neither be created nor be destroyed। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो ये क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना मास आपका रिएक्टेंट में है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट
इक्वल कर सके, तभी जाके ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। तो ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि बैलेंस करते कैसे। ठीक है, क्लास 10 में एक ही मेथड है हमारे पास, एक और मेथड है इसके अलावा जो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, उसका वीडियो अलग से बना हुआ है चैनल पे, उसको ABCD मेथड बोलते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या एल्जेब्रिक मेथड भी उसको बोला जाता है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा उसका वीडियो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड करने वाले हैं। इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपके सिलेबस का है। 10th के सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड है। यहाँ पे क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। हमको क्या करना होता है, एक नंबर हमारे ब्रेन में हिट होता है, उस नंबर को हम ट्राई करके देखते हैं इक्वेशन में। हाँ चल, ये एक नंबर डाले, क्या ये बैलेंस हो गया? यही करते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड में। बार बार ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको इजी करने के लिए आप एक क्या कहते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। वो स्टेप्स क्या होंगे कि जब आप बैलेंस करना शुरू करें तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करें। ठीक है, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे। अगर आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा बैलेंसिंग। ठीक है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। इस स्टेप वाइज मेथड से अगर आप करते हैं बैलेंस, तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने अलग इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस में, मोस्टली ज्यादातर रिएक्शंस में आपको ना हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मिल जाता है, तो उसको थोड़ा सा अलग सेपरेटली हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यही रिएक्शन जो अभी हम लोग, ये तीसरी बार आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। ठीक है, वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ऑक्सीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे हार्ट में, इसीलिए ये रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है? वाटर फॉर्म कर रहा है, तो इसको हमको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो सबसे पहले बोलता है मेटल बैलेंस कीजिए, मेटल तो है ही नहीं। नॉन मेटल बैलेंस कीजिए, नॉन मेटल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पर हमने अलग रखा हुआ है। तो पहले हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। चलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन को अगर आप देखें, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 लिखना पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा वहां पे अगर आप 2 रख सकते हैं। हम क्या चेंज कर सकते हैं बैलेंस करते समय? हम कॉफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं। कॉफिशिएंट्स यानी यहां पे हम कोई नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो चलिए कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? यहां पे हमको 2 देना होगा। ठीक है, 2 दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर फिर से एक बार हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है जो हमने बैलेंस किया। तो यहाँ हाइड्रोजन अब आप देखिए 2 हो गया, जबकि यहाँ 2 2 सर 4 हो गया हाइड्रोजन। तो फिर अब यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप। तो अब ये हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, मतलब एक बार आप इस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो एक बार फिर से हम उस स्टेप को आप कह सकते हैं फॉलो करना है, या एक बार रिपीट कर लेना है स्टेप्स को, कि एक बार हमने बैलेंस किया तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है, इसके बाद जैसे दूसरा हमारा केमिकल रिएक्शन है। दूसरा आप देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म कर रहा है। इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल को बैलेंस देखिए, मेटल यहाँ क्या है? यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 1 एल्यूमिनियम है। चलिए बैलेंस कर देते हैं। यहाँ 2 रखा, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस्ड। इसके बाद क्या बैलेंस करना है? नॉन मेटल को। नॉन मेटल क्या है? यहाँ पे क्लोरीन है हमारा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग है, तो क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 और 2 6 हो गए, तो यहाँ पे आप 6 पुट कर दीजिए। क्या हुआ? आपका ये क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या बच रहा है? इसके बाद बच रहा है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए अब यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 को आप 6 कैसे कीजिएगा? ऑफ कोर्स 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 लिख देंगे तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा।
हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, अब ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पहले ही, तो ये आपके केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन भी 6 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन आया क्या हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में। अब इसको देखते हैं, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो बिल्कुल वही करना है जो अभी तक कर रहे हैं। पहले मेटल, तो मेटल तो यहाँ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद नन मेटल, नन मेटल आपको कार्बन दिख रहा है। कार्बन देखिए यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C1 है, एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो उसको वहां पे हम 2 पुट करेंगे, कार्बन हमारा बैलेंस हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बचा। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे देखें तो 4 ऑक्सीजन हो गया और 3 यहाँ ऑक्सीजन हो गए, 7 एटम हो गए ऑक्सीजन के, और यहाँ पे 2 एटम है। 2 को आप 7 कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैथ्स का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। 2 को 7 कैसे करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हो जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7/2 से कर दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ हम 7/2 पुट कर देंगे, तो देखिए ये 2 2 मतलब कट गया, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, वो 7 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी 7 ऑक्सीजन एटम्स हो गए यहाँ पर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। पर ना जो बैलेंसिंग है उस टाइम में हम लोग ना होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन को कैसे हटाएं, फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे आपका डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे रिएक्शन के इक्वेशन के मतलब कंपाउंड्स को या कंपोनेंट्स को। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2C2H6 प्लस ये 2 2 कट जाएगा, 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। देख लीजिए एक बार, सारी चीजें बैलेंस है। देखिए कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 12 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन एटम्स है। ऑक्सीजन कितने हैं, 14 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे देखिए 8 और 6 14 ऑक्सीजन एटम्स है। तो ये बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, कैसे बैलेंस करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। क्या करना है, पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। स्टेप बाय स्टेप मेथड से अगर आप बैलेंस करते हैं तो कहीं कोई गलती नहीं होगा और आपका जो बैलेंसिंग है बहुत ही आसान आपको लगने लगेगा। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफिकल्ट लगता है बैलेंसिंग, उसका रीजन ये है कि वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को। इसके बाद जो फोर्थ है ये आपका होमवर्क है, एज ए होमवर्क ले लीजिए, इसको खुद कीजिए। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात किस चीज का करने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स तो 4 टाइप्स है हमारे पास, बेसिकली 4 टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के। 5वां भी है पर 5वां आज नहीं करेंगे। 5वां जो कि रेडॉक्स रिएक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग बेसिक जो 4 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के वो करने वाले हैं। और एक बात है यहाँ पर कि इस टॉपिक से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो एकदम रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होते हैं, इसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं। 2 रिएक्टेंट्स है, दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना दिए। प्रोडक्ट एक ही बनेगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, इस बात को आपको याद रखना है। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आप कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में एक प्रोडक्ट देख रहे हैं मतलब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसका एक जनरल स्टेटमेंट सा है हमारे पास कि A + B, हमने 2 अलग अलग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो बोलिए 2 एलिमेंट्स हैं या 2 कंपाउंड्स है A एंड B, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। पर प्रोडक्ट कितना है, एक ही है, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। देखिए एग्जाम्पल पहला,
घनिष्ठ मित्र जो है ये मेरा, ये केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर रहा है। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, ये इक्वेशन बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। वाटर एक कंपाउंड है, ये एक लौता प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में। दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं पर एक ही प्रोडक्ट है। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे पर प्रोडक्ट एक ही होगा, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अब अगला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं पर प्रोडक्ट एक ही फॉर्म हो रहा है। इसके बाद दो एग्जांपल्स और हमने लिए हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। पर देखिए यहाँ पे हमने जो रिएक्शंस लिखे हैं वो बैलेंस्ड हैं। हाँ, तो आज से मतलब अभी से आदत बना लीजिए कि आप कभी भी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशंस लिखिएगा तो उनको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। इसीलिए सबसे पहली वीडियो में इस चैप्टर की मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाया। नहीं देखा वीडियो, देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप देख सकते हैं। देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बैलेंस करने इसलिए सिखाया जाता है सबसे पहले क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी आप अब केमिकल इक्वेशंस लिखिएगा तो उनको बैलेंस फॉर्म में ही लिखना है। अगर आप एग्जाम में कहीं पे भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और वो बैलेंस नहीं है तो वहाँ मार्क्स कट जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही है, कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, आप कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ रहे थे, कंबाइन कर रहे थे और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, है ना। बस यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पे हमने जैसे एक जनरल स्टेटमेंट में इसको लिखा है कि ए और बी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए दोनों अलग अलग हो गए। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे दे दिया हमको। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स एक है। कितने रिएक्टेंट्स हैं? तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपने एक रिएक्टेंट देख लिया तो उसको बोल देना है कौन सा रिएक्शन है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे अगर एक प्रोडक्ट देख लिया तो वो कॉम्बिनेशन है, वैसे अगर एक रिएक्टेंट देख लिया तो डीकम्पोजिशन है। कितना ईजी है, बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे एग्जाम्पल एक ही लिया है मैंने क्योंकि आगे अभी और भी है, पर पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो देखिए एक ही यहाँ पे रिएक्टेंट है। हीट के लिए हमने ये देखिए ट्रायंगल सिंबल, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हीट अगर हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हमको शो करना होता है एरो हेड के ऊपर, ठीक है। उस कंडीशन को शो करना होता है तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली हीट लिख सकते हैं या ये ट्रायंगल फॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। एक रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक ही रिएक्टेंट हो, लेकिन रीज यहाँ पे फिक्स क्या है कि रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए भाई, जितने प्रोडक्ट्स होने हो जाए, ठीक है। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल क्यों नहीं आएगा समझ में। इसके बाद जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स हैं। अब टाइप्स क्यों हैं इसको समझना होगा पहले। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आप एक बने बनाए कंपाउंड को आपने तोड़ दिया एलिमेंट्स में या दो कंपाउंड्स में, तो एक कंपाउंड जब फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, वहां पे बॉन्ड्स क्रिएट हुए होंगे। किसके बीच में, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ होगा, बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। चाहे वो आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, कोई बॉन्ड क्रिएट हुआ होगा। तो आप जब आप उस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। हमने यहाँ हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, तो हमको हीट एनर्जी वहाँ प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आपको एनर्जी वहाँ प्रोवाइड करना है, तो एनर्जी आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। आप वहाँ पे हीट एनर्जी दे सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, सनलाइट भी दे सकते हैं। तो उन्हीं तीनों एनर्जी के बेसिस पे कि बेस्ड ऑन द एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग टू ब्रेक द मॉलिक्यूल, उसी बेसिस पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन,
सेकंड इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड द थर्ड इज फोटो डिकम्पोजिशन। फिर जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स देखे थे उसके एग्जांपल्स उसके बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन देखिए क्या होता है। थर्मल वर्ड का क्या मतलब है, थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू हीट, हीट से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा उसमें कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, हीट एनर्जी। हम किसी मॉलिक्यूल को अगर हीट एनर्जी दे देंगे और उससे वो ब्रेक हो जाए अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है। ये पहला एग्जांपल तो वही है जो अभी आप लोगों ने देखा था। देखिए इसमें ट्रायंगल बना है, मतलब हीट एनर्जी दे रहे हैं हम लोग। किसमें दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो किसमें टूट जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में वो ब्रेक हो जा रहा है। समझ में आ रहा होगा, हीट एनर्जी दिए ब्रेक हो गया तो थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत आसान है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, ये भी आपकी बुक का ही है, फेरस सल्फेट लिया हुआ है। फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट, यहाँ पे जो हम लोग लिखना होगा कि स्ट्रांगली हीट किया हमने, बहुत ज्यादा हीटिंग किया है, तो क्या हुआ, वो फेरस ऑक्साइड, ठीक है, और किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, FeSO4 था, Fe2O3 में टूटा और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे किसके कारण ये ब्रेक हुआ, हीट एनर्जी के कारण ब्रेक हुआ। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन है। और इस प्रोसेस को देखिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। जिस प्रोसेस में हीट एनर्जी देने से जो सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाते हैं, उस प्रोसेस को थर्मोलाइसिस बोलते हैं। उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फिर से वही रिएक्शन है मेरा अजीज रिएक्शन, पर उल्टा है इस बार, ठीक है। वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो ऐसे प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको थोड़ा सा इम्प्योर बना दीजिए। उसमें एसिड के 2-4 ड्रॉप्स डाल देते हैं हम लोग। 2-4 ड्रॉप्स डालने से क्या होता है, क्या होगा आप ही सोचिए। जो आपका वाटर था वो अब इम्प्योर हो गया, अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। जब आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाइएगा तो क्या होगा कि जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, फिर से एक रिएक्टेंट से 2-2 प्रोडक्ट मिल गए। कौन सा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पर डीकम्पोजिशन में भी कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं तो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन होगा। और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेस थर्मोलाइसिस था, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी कंपाउंड को तोड़ दें उसके एटम्स में या उसके कॉन्स्टिट्यूट्स में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड भी सुना है। फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है, फोटो पिक्चर नहीं, फोटो यानी सनलाइट, है ना। जो आप लोग फोटोसिंथेसिस वर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पे फोटो मतलब सनलाइट होता है, सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक। वही फोटो, उसी फोटो को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया फोटो डिकम्पोजिशन में। फोटो का मतलब होता है सनलाइट या सिंपली लाइट भी बोल सकते हैं, पर जनरली ये सनलाइट से रिलेटेड होता है। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, अब ऐसा डिकम्पोजिशन होगा जो सनलाइट से होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको कंपाउंड को उठा के धूप में रख देना है, अपने आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में पुट कर दें तो क्या होगा, क्लोरीन गैस उससे इवॉल्व होता है, बाहर आता है और सिर्फ सिल्वर रह जाता है। वैसे सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप पुट कर दीजिएगा कहाँ पे, सनलाइट में, तो फिर सेम प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सनलाइट हमने यहाँ पे लिखा है, तो कंडीशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंडीशन किसी रिएक्शन का नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे हाफ ऑफ द मार्क्स आपका कट जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको इस रिएक्शन को लिखने के लिए 1 मार्क मिल रहा है तो हाफ ही मार्क्स मिलेगा, या अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो वो काट भी देगा, नहीं भी देगा मार्क्स, ठीक है। तो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे ये क्या था, थर्मोलाइसिस, ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये क्या होगा, फोटोलाइसिस, है ना। फोटोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सनलाइट की मदद से किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट की मदद से कुछ बनाएंगे, फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट की मदद से किसी चीज को तोड़ेंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो ये हो गए हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स।
तो अब बचे दो और टाइप केमिकल रिएक्शंस के, लास्ट दो टाइप्स कौन कौन से? एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों को मैंने साथ में ही एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा है। तो देखिए, आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है और एक लो रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है और एक लो रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड होता है। तो ये हाई रिएक्टिव क्या है? बॉस है, ठीक है। मतलब लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव समझ रहे हैं? हाई रिएक्टिव ज्यादा पावरफुल होगा लो रिएक्टिव से। तो वो क्या करता है? उसको उठा के फेंक देता है उसके कंपाउंड से, बोलता है नहीं तू यहाँ नहीं रह सकता है, मैं रहूंगा। तो वो क्या करता है? वो उसको उठा के फेंक देता है उसके कंपाउंड से और खुद कंबाइन कर जाता है बचे हुए चीजों से, ठीक है। यही होता है क्या? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, ठीक है, हटा देता है लो रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। उसी के कंपाउंड से लो रिएक्टिव मेटल को निकाल के फेंक दिया और खुद जो है वो कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, दो एग्जांपल हमने लिया है। अब हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जब आप लोग चैप्टर पढ़िएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैं भी बनाऊंगा वीडियो उस पे, तो वहां पे आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज सिखाऊंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है। फिलहाल के लिए बस आप दो रिएक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है कि आयरन हाई रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। आयरन हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन ने बोला भाग, यहां से भगा दिया कॉपर को और खुद फॉर्म कर लिया आयरन सल्फेट, और क्या हो गया? कॉपर बेचारा अलग हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो उसने क्या किया? उसने आयरन को भगा दिया और यहाँ पे क्या फॉर्म कर लिया? जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया और इस बार आयरन को अलग होना पड़ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है, एक लो रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड होता है। हाई रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड। हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को भगा दिया, खुद कंपाउंड बना लिया। लो रिएक्टिव मेटल पड़ा हुआ है कहीं पे। तो इसके बाद जो अगला हमारा रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयंस होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयंस मतलब दो कंपाउंड है, दोनों स्टेबल कंपाउंड्स हैं, पर क्या कहता है कि एक अपने पार्टनर से बोलता है मैं तेरे साथ बोर हो गया, मुझे एक नया पार्टनर चाहिए, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे होता है, पार्टनर्स बदल लेते हैं ये लोग। क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे आपके पास है एग्जांपल, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयंस यहाँ होता है। तो सोडियम सल्फेट है और बैरियम क्लोराइड है, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, सोडियम सल्फेट और बैरियम का क्लोराइड। तो क्या हुआ? आप देखिए, सोडियम जो है बोलता है सल्फेट को नहीं तेरे साथ नहीं रहना, मुझे एक नया पार्टनर चाहिए। तो वो क्या करता है? वो सोडियम बैरियम को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये क्लोरीन भी बोलता है बैरियम को मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना, मुझे भी नया पार्टनर चाहिए। तो सोडियम जब बैरियम को डिस्प्लेस करता है, हटा दिया, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे? सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। अब बेचारे बैरियम और सल्फेट अलग अलग हो गए अपने पार्टनर से, तो ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि जो कंपाउंड्स हम यहां लिख रहे हैं इनका एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोडियम जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्ट रखा हुआ है उसके ऊपर आपने आयरन छीट दिया रिएक्शन हो जाएगा, नहीं। कॉपर सल्फेट का आपको सॉल्यूशन बनाना होगा वाटर के साथ, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसमें आयरन डालिएगा तो रिएक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब ये जो होगा ये एक्वस स्टेट में होगा, यहां पे जो फॉर्म होगा आयरन सल्फेट ये एक्वस स्टेट में होगा, ये एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? एक्वस स्टेट में होना इंपॉर्टेंट है, ऐसे फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। वही चीज यहां पे भी है, सोडियम सल्फेट में क्या होगा? ये एक्वस स्टेट में है, ये भी एक्वस स्टेट में, दोनों पानी में है, डिजॉल्व है। दोनों को दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक में सोडियम सल्फेट डिजॉल्व कर लीजिए, एक में बैरियम क्लोराइड डिजॉल्व कर लिया, एक को दूसरे में डाल दीजिए, डालिएगा, अपने आप वो रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो क्या होगा? यहाँ सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट ये तो एक्वस स्टेट में रह जाएगा, पर बैरियम सल्फेट बेचारा पानी में डिजॉल्व ही नहीं होता है, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या है? तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है,
वाटर में जो सॉल्युबल नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब उस सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल नहीं था तो बेचारा अलग हो गया, जमीन पे बैठ गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कौन सा है हमारा, बैरियम सल्फेट है। बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, वो डिजॉल्व नहीं होगा वाटर के साथ, ठीक है। ये दोनों डिजॉल्व थे, दोनों को मिलाया हमने, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व रह गया, पर बैरियम सल्फेट डिजॉल्व नहीं हो सकता, वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसके बाद देखिए एक और हमने रिएक्शन लिया है डबल डिस्प्लेसमेंट का। फिर वही है कि सोडियम बोल रहा है हाइड्रोक्साइड को, नहीं नहीं तेरे साथ नहीं रहना, वही हाइड्रोजन भी बोल रहा है क्लोरीन को, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। तो क्या होगा, दोनों अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेंगे, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे, वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे भी, फिर सेम चीज देखिए, ये एसिड है और ये बेस है, दोनों डिजॉल्व होंगे वाटर में। वाटर में बिना डिजॉल्व किए रिएक्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है, वाटर चाहिए। वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वाटर इन दोनों रिएक्शंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के रिएक्शन नहीं करते ये लोग, ठीक। पांचवा है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, पांचवा टाइप आप कह सकते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स ही हैं, वही 4, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप कह सकते हैं इसको, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले तो रेडॉक्स जो वर्ड है, रेडॉक्स वर्ड जो है ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, इसमें 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, पहला RED, दूसरा OX, ठीक है। RED का क्या मतलब होता है, RED यानी यहाँ पे स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पहले समझेंगे तो अपने आप रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर होते चले जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन को हम ना 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीनों चीजें जो अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, तीनों ही ऑक्सीडेशन है। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन, एसन यानी एडिशन, है ना, यही मतलब है ऑक्सीडेशन का। पहला जो डेफिनेशन है ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में ऐड हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसी एलिमेंट में अगर, या किसी कंपाउंड में भी, लेकिन एलिमेंट में ही इन जनरल, एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और जो कंपाउंड बन रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। या दूसरा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी कंपाउंड से, किसी कंपाउंड से आपने हाइड्रोजन अलग कर लिया, निकाल दिया, निकाल के फेंक दिया, तो जो प्रोसेस हुआ वो भी ऑक्सीडेशन का ही हुआ। वैसे ही जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। कितने सारे टाइप, मतलब डेफिनेशंस हैं, तीनों ऑक्सीडेशन को ही डिफाइन करते हैं ये। लेकिन थर्ड जो है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 10th के सिलेबस में नहीं है पर फिर भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तीनों का हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहला फिर वही मेरा अजीज एग्जाम्पल, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हम, है ना। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये पहला एग्जांपल हो गया। या कोई भी आप रिएक्शन लिखिए जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है ना। बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना ना भूलें। नहीं आता है तो पहली वीडियो में मैंने बैलेंस करना सिखाया है, देख लीजिए, ठीक है। बैलेंस करना अगर आप छोड़ दीजिएगा एग्जाम में तो मार्क्स कट जाएंगे। कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन लिखिए, बैलेंस करके लिखिए। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे भी, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट में आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा हमने लिया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन रिमूव करें, फिर वही मेरा अजीज एग्जांपल है लेकिन थोड़ा सा उल्टा तरीके से लिख रहे हैं इस पर। तो यहाँ पे वाटर से वो फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं, है ना। ये कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन है। ये सब पढ़ चुके हम लोग पिछली वीडियो में, नहीं जानते हैं तो वीडियोस देखें पिछली, ठीक है। तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो वाटर से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ पे एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि वाटर से हाइड्रोजन रिमूव किया। वाटर से हाइड्रोजन रिमूव किया तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड जो है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अगर कोई एलिमेंट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम Na+ बन गया, तो वो क्या हुआ, वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। वैसे एक इसका एक रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दिया होगा, तो सोडियम ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। आई होप ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है, अगर किसी कंपाउंड से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया। अब रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन उल्टा है ऑक्सीडेशन का, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, सिनोनिम है उसका, सॉरी एंटोनिम है उसका, किसका, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन। जो चीजें वहां हो रही थी उसके ऑपोजिट यहाँ पे होंगी। क्या होगा, वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ क्या होगा, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन हो रहा है किसी भी एलिमेंट में, किसी तो जो प्रोसेस है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को फिर देख लीजिए, इस रिएक्शन को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, वहां पे हम लोग इसको ऑक्सीडेशन की तरह कैसे समझ रहे थे, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, पर ऑक्सीजन में भी तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। ये हो गया रिडक्शन का फर्स्ट एग्जांपल। या आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, तो जैसे आप ले लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, NH3 फॉर्म होता है। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो यहां हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। कैसे किया मैंने ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही। ठीक है, जा सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं, तो इस तरह से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड जो है आपका ये मतलब ये भी एक एग्जांपल है किसका, रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन में ऐड हो रहा है, NH3 फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होने के लिए हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं ऐड हो तो ऑक्सीजन हटा दीजिए, आप ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए। वही एग्जांपल जो पहले लिया था हमने, यहाँ पे वाटर है, वाटर से ऑक्सीजन भी तो रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, तो ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। ठीक है, हमने उस समय समझा था, कैसे समझा था कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहां से यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां से यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात, यही हो रहा है। इसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई अगर एलिमेंट तो वहां पे रिडक्शन होगा, उसको भी रिडक्शन ही बोलेंगे, कुछ अलग नहीं बोलना। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन आयन बना लिया, रिडक्शन। इसी रिएक्शन को पहले भी समझा था। इस रिएक्शन में देखिए हमने बोला था कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन तो किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन में रिडक्शन हो गया। तो ये आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उन केसेस में हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने वाले थे और 10-12 मिनट से आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन बता रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन यही है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए देखिए RED और OX स्टैंड फॉर, RED स्टैंड फॉर रिडक्शन, OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। दोनों चीजें होंगी, एक साथ होंगी, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा, क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पे इससे अगर बात करें, वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, जो यहाँ पे हमने देखा।
ठीक है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? क्लोरीन को दिया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, क्लोरीन ने भी तो इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम से, सोडियम ने दिया, सोडियम ने लूज किया, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने लिया, क्लोरीन ने गेन किया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। तो यही है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। अभी तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फिर क्यों ले रहे हैं हम एग्जांपल? क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स और हैं रेडॉक्स रिएक्शन में जो आपको समझने हैं। एक है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? एग्जाम में आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इस रिएक्शन में बताइए कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या होता है, क्या है इसमें ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, क्या है इसमें रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, इतना सब कुछ पूछ लेता है एक बार में ही। तो सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ में आ गया होगा, ये 4 चीजें समझनी जरूरी है। तो इस रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन के अब बस वो जो डेफिनेशन है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अलग कर दीजिए। 10th में वो नहीं पढ़ना है हमको। 10th में 2 हमको डेफिनेशन याद रखने हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम और क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे आपके पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से देखिए कॉपर में चेंज हो गया ये, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में चेंज हो गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ रिडक्शन हो गया। अब अगर हम हाइड्रोजन का बात करें, हाइड्रोजन पहले था, अब उसमें ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहां पे रिडक्शन, यहां पे ऑक्सीडेशन, एक ही रिएक्शन में दोनों है, तभी तो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है सेम रिएक्शन में। हाँ, अब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इनको लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये चारों जो हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं। ये चारों ही क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स हैं। कोई भी प्रोडक्ट का नहीं लिखना है यहाँ पे आंसर, जब भी लिखना है ये चारों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसमें हुआ भाई? हाइड्रोजन में हुआ, हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज हुआ ना, वाटर बना लिया तो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन जिसमें हुआ वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यानी हाइड्रोजन। रिड्यूस्ड सब्सटेंस उसका उल्टा होगा, जिसमें रिडक्शन होगा। कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। मतलब अगर ऑक्सीजन दे रहा है कोई तो कौन दे रहा है? वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हाइड्रोजन निकाल रहा है कोई तो कौन निकाल रहा है? वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिलहाल तो यहाँ ऑक्सीजन दिया गया है। किसने दिया है? कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है तो कॉपर ऑक्साइड हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन ले रहा है। जो ऑक्सीजन ले रहा है तो लिया किसने? हाइड्रोजन ने। या फिर इसका उल्टा भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन निकाल रहा है ना, जो निकाल रहा है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट का बात हो रहा है ना, तो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है या ऑक्सीजन निकाल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए याद क्या करना है आपको, बस ये दोनों चीजें समझनी है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हमारा हाइड्रोजन हो गया, रिड्यूस सब्सटेंस अगर हमारा कॉपर ऑक्साइड हो गया तो उसका उल्टा यहाँ लिख देना है। जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस ऑपोजिट लिख देना है। इन दोनों को ध्यान से समझना है। जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, जिसमें रिडक्शन होगा वो रिड्यूस सब्सटेंस। उसका उल्टा यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। कोरोजन का बात करेंगे। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। खुद करेंगे भी क्यों? कोरोजन क्या है? तो एक आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स में होता है उसी का एक डिसएडवांटेज है कोरोजन। तो कोरोजन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है दैट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस।
ठीक है। जो प्योर मेटल्स होते हैं, आपको पता है कि मेटल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे आसपास, जो मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। जैसे कि आप घर बनता है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन में तो हम लोग आयरन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। जो ऑर्नामेंट्स के लिए सिल्वर गोल्ड यूज किया जाता है, स्टील के बर्तन आप यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है मेटल जो है हमारे आसपास बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। तो अगर वही मेटल जो है कोरोड हो जाए, अगर वो खराब हो जाए, अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चेंज हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है। इसीलिए ये हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका प्योर मेटल है वो एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चेंज जाता है, जो हमारे लिए अब यूजफुल नहीं रहा। ठीक है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस होता है किसका? एयर एंड मॉइस्चर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब हमारा मेटल किसी अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स है, पहला आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे कॉमन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगते हुए तो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है। तो वही हमारा जो है फर्स्ट ये है एग्जाम्पल। इसमें होता क्या है? तो आयरन जो है वो आसपास के मॉइस्चर यानी वाटर जो है आपके चारों तरफ, आयरन के चारों तरफ, और ऑक्सीजन, इसके साथ वो रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? रस्ट फॉर्म करता है, जिसका कि फॉर्मूला है Fe2O3XH2O। ये जो है क्या है? ये रस्ट का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं रस्ट में। कितने होते हैं वो फिक्स नहीं है, एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है कितना मॉइस्चर चारों तरफ है आयरन के, उतना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा हर एक मॉलिक्यूल ऑफ रस्ट के साथ। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है हमारा वो है कोरोजन इन कॉपर। कॉपर में कोरोजन, तो आप लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो जरूर सुना होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना। तो वो जो है आपका वो ग्रीन कलर का भी दिखाई देता है, पर वो जब बना था, जब वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो वो ग्रीन कलर का नहीं था, वो कॉपर के कलर का था। कॉपर किस कलर का है? ब्राउन कलर का था। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उस टाइम जब वो बना था, तो उस टाइम वो ब्राउन कलर का था, पर इसी प्रोसेस के कारण, कोरोजन के कारण आज वो ग्रीन कलर का है। तो वो कैसे हुआ? तो वो कॉपर का बना हुआ है। ठीक है। कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन तीनों के साथ रिएक्ट करता है। मतलब एयर, यहाँ पे भी क्या है? एयर एंड मॉइस्चर। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो एयर और मॉइस्चर के साथ ये आपका कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? एक मिक्सचर सा फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसी का कलर क्या है? ग्रीन है। यही हमारा ग्रीन कलर का है। ठीक है। यही रीजन है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो पहले ब्राउन कलर का था, आज वो ग्रीन कलर का हो गया। तो यही कोरोजन है। कोरोजन का प्रिवेंशन आता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो इसमें प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमको क्या करना होगा? हमको मेटल को मॉइस्चर और एयर से दूर रखना होगा। यही एक उपाय है कि आप जो आपका मेटल है उसको आप दूर रखिए। तो आप कैसे कर सकते हैं ये? आप एक लेयर फॉर्म कर दीजिए, आप मेटल के ऊपर पेंट कर दीजिए, है ना, पहला। अब दूसरा आप कह सकते हैं उसमें गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, है ना, किसी दूसरे मेटल का कोटिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें क्या कहते हैं उसको एलॉय फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आयरन से स्टील फॉर्म कर दीजिए तो वो कोरोड नहीं होता है। तो ये सारे 2-3 प्रिवेंशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। 2 प्रिवेंशंस कभी कभी आता है एग्जाम में लिखने के लिए कोरोजन के डेफिनेशन के साथ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोजन। अब है हमारा टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसको बोलते हैं? तो रेंसिडिटी क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा, फूड का मतलब स्पॉइल हो जाना, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे कि रात में कोई खाना बनाया और उसको ऐसे ही छूट गया और सुबह जब उठे तो उसका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो चेंज हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। उस फूड को रेंसिड फूड बोला जाता है। तो होता क्या है कि जो उस फूड में फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड ऑक्सीडाइजेस। ठीक है। फैट्स और ऑयल जो प्रेजेंट होता है फूड में, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो क्या होता है कि जो फूड का टेस्ट है, स्मेल है, वो चेंज हो जाता है, पैथेटिक हो जाता है, खराब हो जाता है, आप कह सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो इसका यही सिंपल सा डेफिनेशन है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? ठीक है। जैसे कोरोजन का प्रिवेंशन पढ़ा हमने, वैसे ही रेंसिडिटी का भी प्रिवेंशन है। पहला तो आप क्या कि उसको एयर से दूर रखिए। एयर के कारण ही हो रहा है, तो एयर से दूर रख दीजिए। तो एयर टाइट कंटेनर में आप उसको रख सकते हैं।
ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कि उसको आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, तो जब तक उसमें एयर जाएगा नहीं, वो रिएक्ट करेगा नहीं, तो वो फूड जो है आपका बचा रहेगा। दूसरा जो है उसको आप नाइट्रोजन फिल्ड बैग्स में रख सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव गैस है, एयर में जो प्रेजेंट हैं गैसेस उसमें सबसे कम रिएक्टिव जो है हमारा नाइट्रोजन गैस है। इसीलिए तो देख रहे हैं अराउंड 70% जो है हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। पर फिर भी जो है आपका फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत नॉवल गैस की तरह है, मतलब बहुत कम रिएक्ट करता है वो। तो नाइट्रोजन जो है वो फिल्ड, अगर आप जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उसमें जो एयर भरा होता है एक्चुअली वो एयर नहीं होता है, वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ अगर वो पैकेट है और उसमें अगर फूड है तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो रैंसिड होगा, या लंबे समय तक जो है वो रैंसिड नहीं होगा, उसमें रैंसिडिटी नहीं होगा। तो ये दो प्रोसेस हो गए। तीसरा आप जो है एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो कि ऑक्सीजन से दूर रखता है फूड को, ठीक है, या जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करने देता है फूड को। जैसे कि जो विटामिन सी, जितने भी विटामिन सी का टैबलेट डाल दीजिए, या विटामिन सी प्रेजेंट होने वाले जो आपके फूड आइटम्स हैं उसमें वो जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनको आप फूड में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो फूड है वो ज़्यादा लंबे समय तक रैंसिड नहीं होगा, उसमें रैंसिडिटी नहीं होगा। तो ये हो गया। और तीसरा चौथा जो हम कह सकते हैं स्टेप, वो है कूलिंग का प्रोसेस, कि फ्रिज में रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में उठा के रख दीजिए फूड को। जितना कम टेम्परेचर होगा ऑक्सीजन से रिएक्शन उतना स्लो होते जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, यही हमारे 4 प्रिवेंशंस हो सकते हैं। पहला, एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, या नाइट्रोजन फिल्ड बैग्स में रख दीजिए चिप्स को, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गए, यहाँ पे हो गया हमारा रैंसिडिटी खत्म। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं इस चैप्टर के, वो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें कि पिछले ईयर के क्वेश्चंस की, तो ये जो एक्टिविटीज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे क्या, दो चीज़ें पूछ सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा रिएक्शन या रीजन, कि ये हम अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम एक करने वाले हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट कर रहे हैं, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स में क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, और अगर वो चेंज हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीजन वहां पे आपको लिखना होता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे एक्टिविटीज 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करना। सबसे पहले आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, क्या है, FeSO4.7H2O, ठीक है। ये जो है हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, और यहाँ पे जो ये 7H2O हैं, ये क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में अच्छे से पढ़िएगा डिटेल में, पर इनका एक फंक्शन होता है जो आपको पता होना चाहिए, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही कलर प्रोवाइड करता है किसी भी क्रिस्टल को। जैसे ये क्रिस्टल है किसका, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, इनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। एक बात और, जितने भी रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में, सारे रिएक्शंस को विद कलर चेंज एंड ऑर्डर चेंज, मतलब स्मेल का चेंज के साथ, कलर के चेंज के साथ लिख लीजिए कि ये रिएक्शन हुआ, यहाँ पे क्या कलर था, अब क्या कलर आया, और क्या स्मेल प्रोड्यूस हुआ, इसको लिख लीजिए, और आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हीटिंग ऑफ, अगर आपको बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग भी नहीं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स अगर किया जाए तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन लिख दिया है कि कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंजेस टू ब्राउन, ठीक है। ये जो कलर है ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली ब्राउन चेंज नहीं होता है, एक बार व्हाइट में चेंज होता है, फिर ब्राउन में चेंज होता है। अभी हम लोग इसका रिएक्शन के साथ समझेंगे। इसके बाद जो स्मेल है वहां से हमको रोटन एग का स्मेल आता है। किसका स्मेल आता है, प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोड्यूसेस आप कह सकते हैं स्मेल ऑफ रोटन एग, सड़े हुए अंडों का स्मेल आता है जब आप इसको करते हैं, क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इसका हम रीजन या रिएक्शन अगर हम बात करें, तो जो हमारा FeSO4 है .7H2O, जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, हीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये जो आपका वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन है ये केमिकली अटैच नहीं होता। ये जो डॉट हम यहाँ देते हैं, इस डॉट का मतलब होता है फिजिकल अटैचमेंट। फिजिकल अटैचमेंट मतलब जरा सा हीट कीजिए ये इवेपोरेट हो जाएगा, ये बेचारा अलग बच जाएगा। ये किस कलर का था? ये ग्रीन कलर का था। ये जो ग्रीन कलर का था ये हीट हुआ तो क्या बचा? FeSO4 बचा। जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी केमिकल से अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाए तो वो किस कलर का हो जाता है? वो व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर का हो गया। आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स किसमें चेंज हो गए? व्हाइट कलर में हीटिंग करने। तो यहाँ पे हम लोग फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं इनको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमको व्हाइट कलर मिल गया। फिर से हम इसको जो है फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं? स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। स्ट्रांग हीटिंग का मतलब है कि हीटिंग जो है काफी लंबे समय तक है। हीटिंग स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? एक बार आप माचिस जलाए, किसी को दिखाए, हटा दिए, उसको स्ट्रांग हीटिंग नहीं बोलेंगे। बहुत देर तक हीटिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसको स्ट्रांग हीटिंग बोलते हैं। स्ट्रांग हीटिंग का मतलब यही होता है। तो हमने थोड़ा सा जैसे हीट होता है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, तो क्या होता है उसमें? उसको हीट मिलता है, ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। पर फिर जब स्ट्रांग हीटिंग जारी है तो क्या होगा? अब क्या होगा कि ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, Fe2O3। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है कि ये जो आपका है यहाँ पे दो गैसेस रिलीज होने लग जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो कलर था ये ग्रीन से पहले व्हाइट हुआ। ठीक है, ये मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए ये कलर रहता है, इसलिए दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं लगता है कि व्हाइट कलर हुआ। ठीक है, और लास्टली इसका क्या कलर हो जाता है? ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और साथ में यही दो गैसेस जो हैं, इन्हीं दोनों गैसेस का जो स्मेल है वो रोटन एग की तरह होता है। तो यही रीजन है यहाँ पर। ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी। देखिए इसमें क्या था कि ऑब्जर्वेशन हमको मिला, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल ब्राउन हुआ। क्यों चेंज हुआ? स्ट्रॉन्ग हीटिंग के कारण जो आपका फेरस सल्फेट है वो किस में चेंज हो गया? आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया, जिसका कलर ब्राउन है। इसके बाद दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि स्मेल जो है रॉटन एग का आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो गैसेस रिलीज हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी। तो और एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे और एक चीज क्या पूछ लेता है कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम कर चुके हैं। ये कौन सा टाइप है रिएक्शन का? देखिए एक रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कौन सा टाइप है? ये हमारा डीकंपोजिशन है ना? कौन सा रिएक्शन है? डीकंपोजिशन। याद होगा कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। एक रिएक्टेंट से अगर बहुत सारा प्रोडक्ट बने तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटी हमारा हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये एक्टिविटी है। जैसे उसमें हीट कर रहे थे किसको? फेरस सल्फेट को, या हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि एकदम सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। एक लाइन में आप लिखिएगा कि ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्जर्व्ड। ब्राउन फ्यूम्स मतलब ब्राउन कलर के धुआं टाइप का आपको कुछ वहां पे दिखता है सब्सटेंस। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग ही होगा। अब लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला तो पता होगा, PbNO3 ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको लीड ऑक्साइड मिलता है। लीड ऑक्साइड के साथ क्या मिलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। साथ में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो यही जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये किस कलर का होता है? ये ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन फ्यूम्स की तरह अपेयर होता है। ठीक है, तो देखिए ये इससे पहले जो हमने रिएक्शन किया और ये जो रिएक्शन किया, ये दोनों अल्टरनेट करके आते हैं। कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी वो पूछ लिया जाता है। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है? यहाँ पे बस सिर्फ आपसे क्या पूछा जा सकता है? 3 चीजें पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, व्हेन वी हीट, फिर लीड नाइट्रेट, जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या मिल रहा है हमको? ब्राउन फ्यूम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बस यही है ऑब्जर्वेशन। रिएक्शन क्या है? तो लीड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो लीड नाइट्रेट जो है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे ब्राउन फ्यूम्स की तरह हमको दिखाई देते हैं। अब इसका टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए फिर से क्या है? एक रिएक्टेंट है और कितने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको? 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यही जो है हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि जब भी आप टाइप ऑफ रिएक्शन लिखें तो जो हमने 5 टाइप डिस्कस किए हैं उनमें से ही लिखना है। पहले कोशिश करें कि हम जो पहला 4 टाइप है, पहला 4 टाइप कौन सा था?
कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो अगला है हमारा स्पेशल टाइप, रेडॉक्स। तो इन्हीं पांचों में से कोशिश करना है टाइप ऑफ रिएक्शन लिखने का। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और भी बहुत सारे है ना। तो वो सब वैसा लिखने का जरूरत नहीं है, वहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको इच्छा है कि थोड़ा सा इसको और ज़्यादा अच्छे डिटेल में लिखे, तो ये कौन सा डीकम्पोजिशन है, ये थर्मल डीकम्पोजिशन है, हीट से हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन में लिख दीजिए थर्मल डीकम्पोजिशन। हम लोग करेंगे यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बात करें तो एक्टिविटीज़ जितनी हैं आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर की, सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बेसिक हैं, जैसे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सब डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। एक्टिविटीज से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ पे क्या आपका रिएक्शन हुआ, और ये कौन सा टाइप है रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं इस एक्टिविटी से। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप दो एक्टिविटीज देखें वो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन लिखने के लिए, पर ये 3 नंबर में आता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, देखिए सबसे पहले जो है इसका प्रोसेस आपसे पूछ सकता है कि इसमें जो है हमने क्या हुआ कि ये है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है क्या, वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ इसमें ऐड करना होगा इम्प्योरिटीज। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी का भी डाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ड्रॉप्स हम लोगों ने यहाँ पे डाला है कितने, वाटर में। इससे क्या हुआ कि क्योंकि उसमें एसिड डाल दिया, तो एसिड क्या होंगे, आयंस में टूटेंगे, एसिड्स आयंस में टूटेंगे, तो क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अब कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए हमने यहाँ पे एसिड डाला, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन होता है कि वाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 हैज बीन एडेड टू वाटर। ठीक है, क्यों डाला गया, इसका रीजन यही होगा कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेक इट अ गुड कंडक्टर वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। ठीक है, यही इसका रीजन होगा। इसके बाद फिर पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, हाँ पिछले वीडियोस में किए हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको सारे वीडियो इससे पहले के जो 4 पार्ट्स हैं चारों मिल जाएंगे, उनको आप जरूर देखें, तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि यहाँ पे होता क्या है, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, गैसेस में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। ठीक है, वही होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड, एनोड पे जो हमको गैस दिखा ना, एनोड पे जो गैस इकट्ठा हुआ वो डबल हो गया कैथोड से। कैथोड पे जितना गैस था ना उससे काफी ज्यादा एनोड पे जो है गैस दिख रहा है। अब 2 गैसेस हैं हमारे पास, है ना, जो हम लोग वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पहले रिएक्शन ही लिख लेते हैं वाटर का, तो H2O जो है ना, इसको जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब आप यहां पे कर रहे हैं क्या, कि जब इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो अब यहाँ पे हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा जो गैस है वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, ये एक सवाल आता है पहले कि किस पार्ट में कौन सा गैस इकट्ठा होगा। तो देखिए आप, जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर सकता है तो इससे प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, माइनस वाले की तरफ। नेगेटिव हमारा जो एनोड है वो क्या है, हमारा कैथोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का, यानी हाइड्रोजन किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, कैथोड की तरफ, और हाइड्रोजन कैथोड में जमा हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जमा हो जाएगा, ऑक्सीजन चले जाएगा एनोड के पास। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कहाँ चले जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास चले जाएगा। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है कि एक वाले का वॉल्यूम दूसरे वाले का डबल क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पे लिखेंगे, सिंस 2 moles ऑफ वाटर ब्रेक डाउन इनटू 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन गैस, या मोल अगर नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं कि 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन, whereas only 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, दैट्स व्हाई वी हैव
वी हैव क्या है हमारे पास कि एक वाले गैस का वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल ऑफ दैट गैस। ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन से डबल होगा, यही रीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है, H2SO4 क्यों डाला गया, H2SO4 डाला गया उसको कंडक्टर बनाने के लिए। दूसरा, एनोड पे कौन सा गैस आया, कैथोड पे कौन सा गैस आया, एनोड पे ऑक्सीजन आया, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। हाइड्रोजन आया किस पे, कैथोड पे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये हो गया। इसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि गैस जो है एनोड पे जो जमा हुआ वो कैथोड से डबल हो गया। इसके बाद आगे क्या है कि रिएक्शन जो है, ठीक है, वो रिएक्शन यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो हमारे पास एक्टिविटी है यहाँ पे एक्टिविटी 4, इसमें क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, या सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, कभी कोई सिल्वर ब्रोमाइड पूछ लेता है, कभी कभी सिल्वर क्लोराइड पूछ लेता है, दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, दोनों में सेम टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो हमने किया रिएक्शन वो कौन सा टाइप था, वो भी क्या था, वो भी हमारा डीकम्पोजिशन का रिएक्शन ही था। आपका वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा था, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स, तो वो डीकम्पोजिशन था। डीकम्पोजिशन में भी कौन सा डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम उसको डीकम्पोज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि जब आपका सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड किससे ब्रेक डाउन होता है, इसको जब हम सनलाइट में रख देते हैं। ठीक है, एक चाइना डिश में आपने सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को पुट कर दिया, कहाँ पे, डायरेक्ट सनलाइट में। ठीक है, सनलाइट में उसके प्रेजेंस में उसको रख दिया, तो उसका क्या होता है, वहां पे ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आपका जो कलर है, जो भी सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड का कलर था वो किस में चेंज हो जाता है, सिल्वर में। आपको सिल्वर कलर वहां पे दिखने लग जाता है। इसके अलावा वहां पे रेडिश ब्राउन और या येलोइश ग्रीन कलर हमको का गैस निकलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, अब रेडिश ब्राउन जो है यहाँ पे, रेडिश ब्राउन किसका कलर है, ये ब्रोमीन गैस का कलर है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड में ये आपको मिलेगा। और येलोइश ग्रीन किसका कलर है, क्लोरीन गैस का कलर है, ये सिल्वर क्लोराइड में आपको मिलेगा। जो रहे, अगर मान लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड अगर ये बुक में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, तो वहां पे हम लोग येलोइश ग्रीन लिखेंगे, अगर सिल्वर ब्रोमाइड है तो वहां पे रेडिश ब्राउन लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन। रिएक्शन इसका सिंपल सा है, क्या है कि AgCl था, क्या हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो गया, किसमें ब्रेक डाउन हो गया, सिल्वर में ब्रेक डाउन हो गया और क्लोरीन गैस में, है ना। तो अब सिल्वर का कलर तो सिल्वर ही है, इसीलिए तो उसका नाम सिल्वर है, और क्लोरीन का क्या कलर है, येलोइश ग्रीन, है ना। तो ये आपका पहला हो गया ब्रेक डाउन, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड का। अगर सिल्वर ब्रोमाइड हो तो वही सेम चीज, सेम ही सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सिल्वर और ब्रोमीन गैस जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अब ब्रोमीन गैस का क्या कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है, सिल्वर का तो कलर सिल्वर ही है ना। तो यही ऑब्जर्वेशन, दोनों में से जो रहेगा, अगर क्लोरीन रहेगा, सिल्वर क्लोराइड रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि वो सिल्वर कलर में चेंज हुआ और साथ में येलोइश ग्रीन कलर का गैस हमको देखने को मिला। अगर वहां पे सिल्वर ब्रोमाइड है तो क्या मिला हमको ऑब्जर्वेशन कि सिल्वर कलर में वो फिर भी चेंज होगा, लेकिन जो गैस है वहां पे रिलीज हो रहा है वो रेडिश ब्राउन रिलीज हो रहा है। तो ये है हमारा, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। पर इससे पहले जो हमने एक्टिविटी किया था वहां पे क्या हुआ कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड था वो ब्रेक डाउन हुआ था सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन हुआ था सिल्वर और ब्रोमीन में। तो वहां पे वो कौन सा रिएक्शन था, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। बिल्कुल, कौन सा डीकम्पोजिशन, सनलाइट की मदद से हो रहा है, फोटो की मदद से हो रहा है, तो कौन सा डीकम्पोजिशन होगा, फोटो डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आयरन एंड कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन होता है उसका एक्टिविटी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया है और उसमें क्या डाल दिया, आयरन नेल डिप कर दिया है। ठीक है, आयरन नेल को लटका दिया है। अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू कलर का वो सॉल्यूशन बनता है। अब देखिए क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में जब आपने आयरन नेल डाला और कुछ समय तक के लिए उसको छोड़ दिया, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पहला ऑब्जर्वेशन है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। पहले क्या होगा कि आपका जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ब्लू कलर हल्का होने लग जाएगा। जैसे अगर डार्क ब्लू था तो धीरे धीरे स्काई ब्लू हुआ, धीरे धीरे व्हाइट की तरफ बढ़ने लग गया, और फिर
धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पे आपको दूसरा कलर अपेयर होने लग गया। कौन सा कलर है वो? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वहां पे अपेयर होने लग गया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि ब्राउन कोटिंग जो है ये ऑब्जर्व किया गया कहां पे? आयरन नेल के ऊपर। वो जो आयरन नेल हमने डाला है उस पर क्या हुआ? ब्राउन कलर का कोटिंग हमको देखने लग गया। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। तो इसका रीजन क्या है? रीजन हमको पता लग गया किससे? रिएक्शन से। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन हो गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। इसमें जैसे ही आपने आयरन डाला तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो क्या बना लिया? उसने फेरस सल्फेट बना लिया जो कि एक्वस सॉल्यूशन है उसका। अब कॉपर जो है बेचारा अलग हो गया। तो यही कॉपर जो अलग हो रहा है ये कॉपर कहाँ जाके? आयरन नेल के ऊपर जाके जमा हो जाता है, चिपक जाता है। तो यही ब्राउन कोटिंग जो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ये ब्राउन कोटिंग किसका है? ये कॉपर का है। किस पे है? आयरन नेल के ऊपर है। फर्स्ट ये सेकंड ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये शुरू में ही बताया कि फेरस सल्फेट क्या कलर क्या होता है? ग्रीन होता है ना। तो ये किस कलर का अपेयर हो गया? आपका जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का दिखने लग गया। यही रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि वहां पे फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया। रीजन समझ में आया? रीजन ये है कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, फेरस सल्फेट फॉर्म कर लिया और फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनका कलर तो ग्रीन होता है, इसलिए जो सॉल्यूशन उसका कलर ग्रीन होने लग गया। ठीक है। और ब्राउन कोटिंग क्यों आया? क्योंकि जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ था वो आयरन के ऊपर जाके जमा होने लग गया, इसलिए ब्राउन कोटिंग आयरन के ऊपर आ गया। यहाँ पे जो हमारा जो सिक्स्थ एक्टिविटी है वो है रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन, ये भी बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं हम लोग वाटर में, और बैरियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन बना लिया हमने वाटर में। दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। अब क्या किया? इसको जो है इसमें पुट कर दिया। तो आप देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन है हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है। क्या होगा कि जो आपका बॉटम है यहाँ पर वहां पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसका भी सॉल्यूशन आपने बनाया है, पहले उसमें कोई चीज सॉल्युबल था, अब अचानक कोई सब्सटेंस आ गया जो अब इनसॉल्युबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन अब देखिए, तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ? क्यों यहाँ पे ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ? तो सबसे पहले अगर आप रिएक्शन देखें तो यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट है विच इज रिएक्टिंग विद बैरियम क्लोराइड। ठीक है। दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? पता लग गया होगा अभी तक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है हमारा एक एलिमेंट बोलता है दूसरे को, मतलब ये वाला जो आपका सोडियम है ये सल्फेट को कह रहा है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे नया पार्टनर चाहिए। तो सोडियम क्या करता है? सोडियम जो है बैरियम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ बना लेता है कंपाउंड। तो अब बैरियम डिस्प्लेस हो गया तो बैरियम रह गया और यहाँ पे सल्फेट रह गया, तो बैरियम सल्फेट आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के साथ कौन सा कंपाउंड बनेगा? सोडियम क्लोराइड, है ना, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। और साथ में दूसरा जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा बैरियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि ये बैरियम ही सल्फेट ही हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट है। बैरियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये पानी में घुलता नहीं है। तो जैसे ही आपका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? बैरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। उसके बाद रिएक्शन क्या था? तो सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट बन गया। इसके बाद ये रिएक्शन का टाइप क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। अगर आप बिना एक्वस सॉल्यूशन, मान लीजिए कि आपने सोडियम सल्फेट का सॉल्ट ले लिया, बैरियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कब होगा? जब आप उसको पानी में घोल के कराइएगा रिएक्शन। ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं सेवंथ एक्टिविटी, जो कि लास्ट एक्टिविटी है आज के वीडियो का। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेवंथ एक्टिविटी है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हीटिंग ऑफ कॉपर इन एयर। कॉपर को हीट किया गया एयर में, उसके बाद क्या किया गया? सेकेंड पार्ट में हाइड्रोजन गैस उससे पास किया गया। ठीक है। पहले कॉपर को हीट कर रहे हैं एयर में, फिर क्या कर रहे हैं? फिर हाइड्रोजन गैस उससे पास कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉपर को हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए चाइना डिश में आप लेके कॉपर को हीट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कॉपर है,
इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। तो हीटिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हमको फर्स्ट पार्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग कॉपर इन एयर। एयर में जैसे हीट करेंगे तो कॉपर बिकम्स ब्लैक, कॉपर ब्लैक कलर का दिखने लग जाएगा थोड़ी देर के बाद। वो क्यों हुआ ऐसा, तो चलिए देखते हैं। उसका रिएक्शन लिखना होगा। कॉपर जो है वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया और ये कॉपर ऑक्साइड ही किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का क्या कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, याद रखना है। इसीलिए कॉपर को जैसे ही हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर रिएक्ट कर गया तो क्या हो गया, वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन क्या था, कॉपर ब्लैक कलर में चेंज हो गया। रिएक्शन क्या है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। इसके बाद सेकंड में हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस उससे पास किया। किससे पास किया, अब जो कॉपर ऑक्साइड बन गया उससे, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस जैसे ही पास किए तो ऑब्जर्वेशन अब फिर देखिए, कॉपर रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर, जो था पहले वही बन गया। फिर से जो ब्राउन कलर का था कॉपर, ब्राउन ही दिखने लग गया। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रिएक्शन देखिए। यहाँ पे जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है उससे जैसे ही हमने हाइड्रोजन पास किया तो देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल नॉन मेटल चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ना है, पर यहाँ पे बस याद रखिए कि हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हाइड्रोजन कॉपर से रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो है कॉपर आपका अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेगा। और ये कंपाउंड के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ये वाटर है ना। तो कॉपर जो है आपका, कॉपर ऑक्साइड से वो किस में चेंज हो गया, फिर से कॉपर में चेंज हो गया। तो ये पहले ब्लैक था भले, ये फिर से क्या चेंज हो जाएगा, किस कलर में, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। रिगेन इट्स ओरिजिनल कलर, यही ऑब्जर्वेशन है। और वाटर तो होगा वहां फॉर्म ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी 7। अब यहाँ पे पूछा जाता है ये कौन सा टाइप है रिएक्शन का, तो आप देखिए कौन सा टाइप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है कॉपर और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। पर इसके अलावा भी ये टाइप कौन सा टाइप में आ रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप में आ रहा है। देखिए ऑक्सीजन जो है कॉपर से कंबाइन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कॉपर से ऑक्सीजन छीन रहा है तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो आप इसको लिख क्या कह सकते हैं, इसको आप रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली दोनों रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन भी हैं, पर अगर हम चार जो हमारे बेसिक टाइप है उसके हिसाब से लिखें तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो है आज का वीडियो फिनिश होता है। ये हमारे थे 7 एक्टिविटीज, जो मतलब इस और एक्टिविटीज हैं आपके बुक में, पर ये 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, पर ये 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपको आज की वीडियो में मिले ये अगर आप 7 कवर कर लेते हैं। इसके अलावा आप जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला जो वीडियो मैंने डाला है वो अगर पूरा कवर कर लेते हैं तो मार्क्स आपका कहीं नहीं कटने वाला है। इस चैप्टर में बस इतना सा ही आपको अच्छे से कवर करना है। एक बात और है कि जब भी देखिए मैंने रिएक्शन लिखा है तो उसको बैलेंस करके लिखा है। बैलेंस करना रिएक्शंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में बिना बैलेंस किए लिख देते हैं तो वहां पे मार्क्स कटता है, इसीलिए सबसे पहले आपको चैप्टर में बैलेंसिंग सिखाया गया है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और खूब सारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।